my name is Shreya Gupta. I am chemistry faculty at सांकला classes. बच्चे I hope you all are doing well और आपने पिछले lectures को बहुत ध्यान से और बहुत अच्छे से सुना है, ठीक है। साथ साथ में बेटा इसके नोट ज़रूर बनाते रहना ताकि आपका पूरा प्रॉपर जो है चैप्टर एक थियोरेटिकल पोर्शन आपका कवर हो जाए, ठीक है। सो लास्ट लेक्चर में बेटा हमने डिस्कस किया था रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम, ठीक है, जिसने हमें आइडिया दिया था कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम कुछ ऐसा हो सकता है, बट देयर आर सम लिमिटेशंस। अब रदरफोर्ड के मॉडल के बाद आया था बोहर्स मॉडल विच वाज गिवन बाय नील्स बोहर, ठीक है। बट रदरफोर्ड के मॉडल के बाद जो बोहर्स मॉडल आया था उसमें कुछ ऐसी चीज़ें, ऐसी ऑब्जर्वेशंस, ऐसे कुछ एक्सपेरिमेंट्स लिए गए थे, ठीक है, जिसके बाद वो मॉडल आया था। अब वो कौन कौन से एक्सपेरिमेंट्स थे, कौन कौन सी आपकी जो है ऐसी थ्योरीज थी जिन्होंने हेल्प किया, सबसे पहले हम उनको पढ़ेंगे, फिर हम बोहर्स मॉडल पे जाएंगे। तो सबसे पहली जो थ्योरी थी दैट वाज कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं दीज हैव डुअल कैरेक्टर। सो इफ आई टॉक अबाउट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, जो हमने रदरफोर्ड मॉडल के लिमिटेशंस में पढ़ा था कि अगर एक चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है तो वो एनर्जी रेडिएट करेगा, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। तो उन रेडिएशंस के बारे में सबसे पहले हमें ये जानने को मिला दैट these have dual nature. Now what do you mean by dual nature? डुअल नेचर का मतलब दो नेचर्स होती हैं, एक होती है पार्टिकल नेचर और बेटा एक होती है वेव नेचर। अब इसमें भी कंफ्यूजन थी कि वेदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पोजेस पार्टिकल नेचर और वेव नेचर। पार्टिकल नेचर की बात करी जाए तो पार्टिकल्स मतलब जिनकी मास वेलोसिटी होती है विच आर डिसकॉन्टिन्यूअस इन नेचर, और वेव नेचर की बात करी जाए दैट मीन्स इट हैज कॉन्टिन्यूअस नेचर, ठीक है। सो इसी को सॉर्ट आउट करते करते कुछ साइंटिस्ट थे जिन्होंने अपनी थ्योरीज दी, कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए जिसके थ्रू हमें कुछ ना कुछ आइडियाज लगे। सो लेट्स टॉक अबाउट दैट। सबसे पहले बात कर लेते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी की। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, द वर्ड इटसेल्फ सेज इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक। सो वेव थ्योरी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी ने सबसे पहले ये बोला कि जितनी भी एनर्जी रेडिएट होती है, ट्रांसमिट होती है, एमिट होती है, इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ wave, that is in continuous manner. So let's write down our first point of electromagnetic wave theory. The energy radiated is in the continuous manner having wave nature is known as electromagnetic radiations और रेडिएंट एनर्जी, ठीक। नाउ मैक्सवेल के बारे में हमने लास्ट मॉडल में भी पढ़ा था, रदरफोर्ड मॉडल में, कि मैक्सवेल ने हमें ये बताया था कि चार्ज पार्टिकल जो मूव करता है उसके साथ कोई ना कोई एनर्जी जो है वो रिलीज होती रहती है, ठीक है। सो जो वो एनर्जी होती है इट इज एसोसिएटेड विद टू फील्ड्स एज द नेम सजेस्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। तो उस एनर्जी के साथ साथ दो फील्ड्स एसोसिएटेड होती है, फर्स्ट वन इज इलेक्ट्रिकल फील्ड एंड सेकेंड वन इज मैग्नेटिक फील्ड। अगर आप यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दिस इज डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ एनर्जी। क्या है ये? डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ एनर्जी। इसके परपेंडिकुलरली हमने यहाँ पर क्या बनाई है? इलेक्ट्रिकल फील्ड। दिस इज इलेक्ट्रिकल फील्ड, ठीक है। और इलेक्ट्रिकल फील्ड और डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन के परपेंडिकुलरली हमने बनाई है यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड। एज द ग्राफ सजेस्ट
इस एक्सिस में डायरेक्शन है, ऊपर वाली एक्सिस में इलेक्ट्रिकल फील्ड है, एंड आउटवर्ड वाली एक्सिस में कौन सी फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है। तो यहाँ से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी से हमें क्या पता चला कि एक रेडिएंट एनर्जी जो होती है उसके साथ साथ उसकी दो फील्ड्स एसोसिएटेड होती है, दैट इज इलेक्ट्रिकल फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। बेटा इस थ्योरी में हम वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की बात कर रहे हैं। सो राइट डाउन electrical and magnetic field are associated with the energy which is perpendicular to each other. इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड आर एसोसिएटेड विद द एनर्जी, और ये दोनों फील्ड्स क्या होती है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इसके बाद अगर मैं वेव के नेक्स्ट पॉइंट की बात करूं या आपकी रेडिएशंस की वेव नेचर की बात करूं, सो इन रेडिएशंस को ट्रैवल करने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती। नो मीडियम, दैट मीन्स वैक्यूम। सो दीज रेडिएशंस do not require any medium, that is travel in vacuum। स्पीड की बात की जाए तो स्पीड इज सेम एज दैट ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो बेटा वेलोसिटी ऑफ लाइट कितनी होती है, इट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो हमारी जो रेडिएशंस है, जो एनर्जी है, उसकी भी स्पीड या वेलोसिटी कितनी होगी, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। सो स्पीड इज सेम एज velocity of light, that is 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ये थे आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी के कुछ पॉइंट्स, जिन्होंने रेडिएशन की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हमें बताया और हमें ये बताया कि रेडिएशंस पोजेस वेव नेचर। ठीक है, नाउ नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं, रेडिएशंस कितने प्रकार की होती हैं। ठीक है, अब रेडिएशंस बहुत अलग अलग टाइप्स की होती हैं, तो उनको अरेंज जब हमने एक सीरीज में कर दिया, उस स्पेक्ट्रम को हमने नाम दिया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम? इट इज अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेडिएशंस इन टर्म्स ऑफ इंक्रीजिंग वेवलेंथ एंड डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी। नाउ ये दो टर्म्स मैंने यूज की, वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी, जो हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ने वाले हैं। बस यहाँ पर आपको ये जानना है कि ये जो स्पेक्ट्रम है, इसमें हमने डिफरेंट टाइप ऑफ रेडिएशंस को अलग अलग कैरेक्टराइज किया है ऑन द बेसिस ऑफ देयर इंक्रीजिंग वेवलेंथ। वेव होती है, सो वेव की एक लेंथ होती है जिसको वेवलेंथ बोलते हैं। ठीक है, और फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी। तो हम ये भी कह सकते हैं कि ये बढ़ती हुई वेवलेंथ, कम होती हुई फ्रीक्वेंसी और कम होती हुई एनर्जी की टर्म्स में बनाया गया है। ठीक है, सो इट इज इन टर्म्स ऑफ इंक्रीजिंग वेवलेंथ एंड डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी। तो बेटा ये सारी रेडिएशंस का ऑर्डर आपको याद कर लेना है, इसके बेसिस पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, कि आपको एक ऑर्डर दिया होगा क्वेश्चन में, आपको बताना है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ के टर्म्स में कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो अगर मैं बात करूं, सबसे कम वेवलेंथ होती है गामा रेज की। व्हाट दीज आर नोन एज गामा रेज। इनकी एनर्जी सबसे ज्यादा होगी, फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी और वेवलेंथ क्या होगी, सबसे कम।
ठीक है। देन कम्स आउट एक्सरेज, देन कम्स आउट अल्ट्रा वायलेट रीजन, यूवी रीजन, ठीक है। इसके बाद आपके पास आता है बेटा विजिबल स्पेक्ट्रम। विजिबल स्पेक्ट्रम जो हमारी नेकेड आई देख सकती है, वो वाले कलर्स, वो वाली रेडिएशंस। क्या होता है विजिबल स्पेक्ट्रम के अंदर? विबग्योर, विबग्योर याद करने के लिए वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ठीक है। जैसे जैसे हम इधर जा रहे हैं वेवलेंथ बढ़ रही है, फ्रीक्वेंसी कम हो रही है और एनर्जी भी कम हो रही है। सो विबग्योर यानी कि वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, दिस फॉल्स अंडर विजिबल रीजन, दैट मींस इट कैन बी सीन विद नेकेड आई। उसके बाद आपके पास आती है बेटा IR, IR इज इंफ्रारेड, इंफ्रारेड वाली आपकी रेडिएशंस। देन माइक्रोवेव, माइक्रोवेव में भी रेडिएशंस होती है। देन रेडियो वेव्स एंड देन लास्ट में आती है लॉन्ग रेडियो वेव्स। तो इसका पैटर्न, इसका सीक्वेंस आपको बेटा याद कर लेना है इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ, एनर्जी एंड फ्रीक्वेंसी, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, आपके पास आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ वेव, ठीक है। एक वेव है, वेव को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, उसके पैटर्न के अंदर क्या क्या चीजें इन्वॉल्व रहती हैं। सो एज डिस्कस्ड, वेव का एक कॉन्टिन्यूअस मैनर होता है, ठीक है। वेव का एक कॉन्टिन्यूअस मैनर होता है जिसके टॉप मोस्ट पॉइंट को बोला जाता है क्रेस्ट और बॉटम वाले पॉइंट को बोला जाता है ट्रफ। व्हाट इज इट इज नोन एज क्रेस्ट एंड ट्रफ। क्रेस्ट इज इट्स टॉप मोस्ट पॉइंट और ट्रफ है इसका सबसे लोएस्ट और सबसे बॉटम में जो पॉइंट। अब अगर बात करें तो एक वेव के लिए क्या क्या टर्म्स यूज की जाती हैं, हमें उन्हें डिस्कस करना है। तो सबसे पहले लेट्स डिस्कस अबाउट वेवलेंथ। सो बेटा वेवलेंथ होती है या तो दो क्रेस्ट के बीच का डिस्टेंस, यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस, या दो ट्रफ के बीच का डिस्टेंस, बोथ इज सेम, तो आप किसी को भी कंसीडर कर सकते हो। सो इट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट क्रेस्ट्स और ट्रफ्स, ठीक है। बेटा यूनिट्स क्या रहेंगे? ऐसा यूनिट्स की बात करूं तो लेंथ के यूनिट्स तो मीटर होते हैं, बट इन दिस केस क्योंकि वेव बहुत छोटी है तो उसके लिए हम यूज कर लेते हैं नैनोमीटर, ठीक है, पिकोमीटर, एंगस्ट्रॉम भी हम यूज कर लेते हैं। नैनोमीटर क्या होता है? 10⁻⁻⁹ मीटर्स। पिकोमीटर 10⁻⁻12 मीटर्स। एंगस्ट्रॉम 10⁻⁻10 मीटर्स। ये मैं आपको इसलिए लिखवा रही हूँ क्योंकि आने वाले क्वेश्चंस में, न्यूमेरिकल्स में ये सभी यूनिट्स यूज होने वाले हैं। अब नेक्स्ट बात करी जाए, आपके पास आती है वेलोसिटी ऑफ अ वेव, ठीक है। सो राइट डाउन, नेक्स्ट इज वेलोसिटी। क्या होनी चाहिए वेलोसिटी? स्पीड। स्पीड क्या होती है? डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ वेव इन 1 सेकेंड, वो क्या हो जाएगी? वेलोसिटी। अच्छा, एक चीज जो मैं यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट भूल गई, वेवलेंथ के सिंबल। वेवलेंथ का सिंबल होता है बेटा लैम्डा। वेवलेंथ का सिंबल होता है लैम्डा, कुछ ऐसा, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको? लैम्डा। ऐसे ही वेलोसिटी का सिंबल होता है बेटा c, ठीक है। व्हाट इज वेलोसिटी? इट इज डिस्टेंस traveled by a wave in 1 second, ठीक है। यूनिट्स क्या रहेंगे? अगेन मीटर पर सेकेंड।
ठीक है। नेक्स्ट बात करी जाए आपके पास, नेक्स्ट टर्म जो यहाँ पर आती है दैट इज फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी है कि एक पर्टिकुलर पॉइंट में से एक सेकंड के लिए कितनी नंबर ऑफ वेव्स पास हो रही हैं। एक पॉइंट में से एक सेकंड के लिए कितनी नंबर ऑफ वेव्स पास हो रही हैं। सो राइट डाउन नेक्स्ट टर्म, नेक्स्ट पेज कर लेते हैं। नेक्स्ट टर्म इज फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को बेटा हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय न्यू। व्हाट इज इट्स कॉल्ड? न्यू। इट इज नंबर ऑफ वेव्स passing through a point in 1 second। यानी कि फ्रीक्वेंसी कैन बी रिटन एज 1/t where t is टाइम पीरियड। ठीक है। ऐसे हमने पीछे बात करी थी वेलोसिटी की। वेलोसिटी बेटा क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम, सो लैम्डा अपॉन टी, वेवलेंथ अपॉन टाइम। ठीक है। तो फॉर्मूलाज है, मैं साथ साथ में लिखे जा रही हूँ, बाद में इनको कंबाइन करके हम और नए फॉर्मूलाज बनाएंगे। सो ऐसे ही फ्रीक्वेंसी इज 1/टाइम। या मैं बात करूं, अगर मैं इसका एक और फॉर्मूला यहाँ पर बनाने की कोशिश करूं, तो यहाँ मैं लिख लेती हूँ डिस्टेंस ट्रैवल्ड और यहाँ मैं लिख लेती हूँ नंबर ऑफ वेव्स। बेसिकली हमें क्या निकालना है कि एक सेकंड में से, एक पॉइंट में से कितनी वेव्स जो है वो पास हुई है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं कि अगर एक वेव की बात की जाए तो एक वेव कितना डिस्टेंस ट्रैवल करती है? लैम्डा। ठीक है। लैम्डा डिस्टेंस ट्रैवल होता है तो एक वेव कवर होती है। 1 पॉइंट के लिए कितना हो जाएगा? 1/लैम्डा। ठीक है। अब हम कितने टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं? 1 सेकेंड की बात कर रहे हैं। तो अभी हमने वेलोसिटी का फॉर्मूला पढ़ा, c = λ/t। अगर t आपके पास हो जाएगा 1 सेकेंड, तो ये जो डिस्टेंस ट्रैवल्ड होगा दिस विल बी कम्स इक्वल टू c। यानी कि लैम्डा के लिए 1 के लिए 1/लैम्डा, तो c के लिए कितना हो जाएगा? c/λ फॉर 1 सेकेंड। यहाँ पर हमने क्या पुट किया? 1 सेकेंड। और जो आपका डिस्टेंस ट्रैवल्ड आ गया वो किसके बराबर आ गया? c के बराबर आ गया। तो यहाँ से आपकी फ्रीक्वेंसी का एक और फॉर्मूला बन जाता है विच इज c/λ, जिसको आपको आगे आने वाले न्यूमेरिकल्स में यूज करना है। आई होप यहाँ तक सबको क्लियर है। फ्रीक्वेंसी क्लियर है, वेवलेंथ क्लियर है, वेलोसिटी क्लियर है। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, वेव नंबर। किस पे जा रहे हैं हम? वेव नंबर पे। वेव नंबर को बेटा हम रिप्रेजेंट करते हैं न्यू बार से। न्यू के ऊपर बार। अगर मैं वेव नंबर की बात करूं, व्हाट इज वेव नंबर? इट इज रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ। इट इज रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ। और नंबर ऑफ वेवलेंथ्स पर मीटर। यूनिट्स क्या हो जाएंगे? पर मीटर। अच्छा, फ्रीक्वेंसी के यूनिट्स क्या रहेंगे? अगर मैं बात करूं यहाँ पर क्या है? 1/टाइम, तो यूनिट्स क्या हो जाएंगे? पर सेकेंड। ठीक है। एक और यूनिट्स हम यूज करते हैं, हर्ट्ज। इसको शॉर्ट फॉर्म में हम HZ से भी लिख देते हैं। ठीक है। बट यूनिट्स, ठीक है, डेफिनेशंस, फॉर्मूलाज, ये तीनों चीजें आपको बहुत अच्छे से याद करनी है। ठीक है। अब इसके बाद आपके पास लास्ट हमने क्या किया? वेव नंबर। वेव नंबर क्या होता है? रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ और नंबर ऑफ वेवलेंथ्स पर मीटर। तो यानी कि फॉर्मूला क्या बन जाएगा? वेव नंबर इज इक्वल्स टू 1/λ।
ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स थी आपके लिए। नाउ लास्ट इंपॉर्टेंट टर्म इज एम्पलीट्यूड। अगर मैं पिछली स्लाइड पे वापस जाऊं, अगर मैं डायग्राम को ऑब्जर्व करूं, तो इसको उन्होंने क्या मार्क किया था, एम्पलीट्यूड। ये क्या है, हाइट ऑफ अ क्रेस्ट। अगर मैं इस वेव को ऑब्जर्व करूं तो डेप्थ ऑफ अ ट्रफ भी क्या होगी, इसी के बराबर होगी। सो एम्पलीट्यूड क्या है, एम्पलीट्यूड इज amplitude is height of a crest or depth of a trough। अब यहां से हमें पता क्या चलता है, ठीक है, अब कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, उस रेडिएशन की इंटेंसिटी होगी। फॉर एग्जांपल मैं विजिबल रीजन की बात कर रही हूँ, मैं रेड कलर की बात कर रही हूँ। अब रेड कलर में भी बहुत सारी वेराइटीज होंगी, कुछ लेस इंटेंस होगा, बहुत ज्यादा फेडेड सा होगा, कुछ बहुत इंटेंस और बहुत ब्राइट होगा। सो एम्पलीट्यूड, जिस रेडिएशन का जितना ज्यादा होता है उसकी ब्राइटनेस उतनी ही ज्यादा होती है। सो इट टेल्स अस अबाउट इंटेंसिटी और ब्राइटनेस ऑफ अ रेडिएशन। ठीक है, तो यहां तक हमने कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स पढ़ ली, जिसमें सबसे पहले पढ़ा हमने लैम्डा, तो बेटा यहां तक हमने कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स पढ़ ली। ठीक है, जिसमें सबसे पहले हमने पढ़ा वेवलेंथ। वेवलेंथ क्या होता है, इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज डिस्टेंस बिटवीन दी टू एडजस्टेंट क्रेस्ट्स और ट्रफ्स। ठीक है, यूनिट्स क्या होते हैं इसके, नैनोमीटर, मीटर, पिकोमीटर, एंगस्ट्रॉम। इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, विद लैम्डा। उसके बाद हमने वेलोसिटी के लिए फॉर्मूला पढ़ा, कैसे हम उसको लिखते हैं, लैम्डा अपॉन टी, डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम। ठीक है, ये किसके लिए हो गया, वेलोसिटी के लिए। वहीं पे हमने नेक्स्ट बेटा पढ़ा था फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, 1 अपॉन टाइम या c बाय लैम्डा। ठीक है, अगर मैं यहाँ 1 अपॉन टाइम को रिप्लेस करके न्यू फिल कर दूं तो आपके पास एक और फॉर्मूला बन जाएगा, c इज इक्वल टू लैम्डा इंटू न्यू। ठीक है, तो ये कुछ फॉर्मूलाज है जो बेटा आपको याद करने हैं। इसके अलावा हमने वेव नंबर पढ़ा था, वेव नंबर क्या होता है, 1 बाय लैम्डा। नाउ कुछ न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल पार्ट जो है इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, सो सबसे पहला न्यूमेरिकल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे कि वहां पर मेंशन किया गया है, नीट 2021 का न्यूमेरिकल है ये। क्या है, द विविध भारती स्टेशन ऑफ ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली ब्रॉडकास्ट ऑन अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 1368 किलोहर्ट्ज। एक रेडियो स्टेशन है दिल्ली का, वो एक फ्रीक्वेंसी पे रेडियो वेव्स को ट्रांसमिट ब्रॉडकास्ट कर रहा है, जिसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 1368 किलोहर्ट्ज। ठीक है, पूछा क्या है इस क्वेश्चन में, कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिटेड बाय द ट्रांसमीटर। आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की क्या बतानी है, वेवलेंथ बतानी है। तो अभी हमने फॉर्मूलाज किए, जिसमें हमने ये पढ़ा कि फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू c बाय लैम्डा। यहाँ पर आपको कैलकुलेट क्या करना है, लैम्डा, तो लैम्डा क्या आ जाएगा आपके पास, c बाय न्यू। अब जितने भी रेडिएशन है उनकी वेलोसिटी क्या रहती है, 3 इंटू 10⁸8 मीटर पर सेकेंड, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 इंटू 10⁸8 मीटर पर सेकेंड। फ्रीक्वेंसी की बात की जाए तो फ्रीक्वेंसी आपको कितनी गिवन है, 1368 किलो हर्ट्ज। इसको हम कन्वर्ट कर देंगे किसमें, हर्ट्ज में। 1368 इंटू 10⁻³ हर्ट्ज। क्या आ जाएगा, 3 इंटू 10⁸8 मीटर पर सेकेंड, 3 इंटू 1368 इंटू 10⁻³ पर सेकेंड।
ठीक है। तो लास्ट में आपके पास कैलकुलेशंस के बाद क्या आ जाएगी, वेवलेंथ आ जाएगी। बच्चों अगर आप चाहो तो इस वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट करके आप खुद भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अब इसका फाइनल आंसर जो निकल के आएगा मैं वो लिख देती हूँ 219.3 मीटर्स, ठीक है। मैं यही चाहूंगी कि आप बेटा इस वीडियो को पॉज कीजिए, स्क्रीनशॉट कीजिए और क्या करिए, इस क्वेश्चन को खुद से अटेम्प्ट कीजिए, ठीक है। सो यहाँ पर आपको पूछा क्या था, वेवलेंथ दी क्या गई थी, फ्रीक्वेंसी। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या दिया गया है, कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी वेव नंबर ऑफ माइक्रोवेव्स विद वेवलेंथ 4 into 10⁻⁷ नैनोमीटर्स। इस क्वेश्चन को अगेन यू कैन स्क्रीनशॉट एंड सॉल्व ऑन योर ओन। अब पूछा क्या है यहाँ पर, फ्रीक्वेंसी, न्यू, वेव नंबर, न्यू बार, और दिया क्या है, वेवलेंथ लैम्डा, ठीक है। वेवलेंथ लैम्डा आपको कितने गिवन है, 4 into 10⁻⁷ नैनोमीटर्स। अगर मैं इसको मीटर्स में कन्वर्ट करूं तो कितना आ जाएगा, 10⁻⁻9 meters, which will come out to be 4 into 10⁻⁻2 meters. This is your lambda, ठीक है। नाउ वेव नंबर जल्दी से बताओ क्या होता है वेव नंबर, वेव नंबर इज 1/लैम्डा। तो यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, 1/4 into 10⁻⁻2 which will comes out to be 100/4, that is 25 per meter, that is, ठीक है। वेव नंबर इज 1/लैम्डा। इसके बाद अगर मैं बात करूं, आपको पूछा क्या गया है, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी इज c/लैम्डा, ठीक है। अच्छा यहाँ पर अगर एक छोटी सी ट्रिक करें, c इंटू 1/लैम्डा, 1/लैम्डा हमने अभी कैलकुलेट किया कितना आया, 25 पर मीटर। तो इसको मैं सीधा ही c से मल्टीप्लाई कर दे रही हूँ, कितनी, 3 into 10⁸ into 25, which comes out to be 75 into 10⁸ पर सेकेंड या हर्ट्ज, ठीक है। तो यहां से आपके पास क्या कैलकुलेट होके आ गया, फ्रीक्वेंसी और वेव नंबर, ठीक है। आई होप यहाँ तक सबको क्लियर होगा। बेटा घर जाके एनसीईआरटी खोलना, बुक्स खोलना, वहां से इस टाइप के क्वेश्चंस को और सॉल्व करने की कोशिश करना, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हमने क्या पढ़ा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस पोसेस वेव नेचर। शुरुआत चर्चा कहाँ से शुरू हुई थी कि डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पे, कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पोसेस टू करेक्टर्स, वेव करेक्टर और पार्टिकल करेक्टर, जिसमें से आज हमने वेव करेक्टर्स के बारे में बात की है, ठीक है। वेव करेक्टर पता कहाँ से चले कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के अंदर वेव करेक्टर होते हैं, उनके कुछ एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, ठीक है, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में जो क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। इसके अलावा नेक्स्ट लेक्चर में हम और क्या डिस्कस करने वाले हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस पोजेस पार्टिकल करेक्टर, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप सबको क्लियर होगा। बेटा नेक्स्ट लेक्चर में रिवाइज करके आना, जुड़े रहिए सांकला क्लासेस के साथ। थैंक यू वेरी मच।